हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और कल 21 फरवरी है और कल साइंस का एग्जाम है, इसीलिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव और बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल 100% ये लड़ने वाले हैं। चलिए इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा कैसा होता है दोस्तों? आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? सिंपल सा सवाल है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर जो दे रहा है दोस्तों, आर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो सिंपल है, फोकस दूरी r/2 हो जाता है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में दोस्तों उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, आपको दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ दूर की ही वस्तु को देख पाती है। दूरदृष्टि दोष वाली जो आंख है वो साफ साफ दूर की वस्तु को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों? लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है यहाँ पे एम्पियर हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनरेटर कहते हैं यानी जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो विभवांतर को मापता है उसके यंत्र को हम लोग यहाँ पर जो है वो वोल्ट मीटर कहते हैं। कौन सा? वोल्ट मीटर। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। विभवांतर हम किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं हम लोग यहाँ पे विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है हम यहाँ पे ए और बी ऑस्टेट के ने भी और टेस्ला में भी दोनों में ही हम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर सभी बिंदु पर दोस्तों समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? फिर से एक क्वेश्चन आ गया, जनित्र ही कहेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? जनित्र कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है दोस्तों हम यहाँ पर किसको मानेंगे? सूर्य को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर सवाल, यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर सवाल, 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया किया और 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, O2 है और O2 है, तो हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा रासायनिक समीकरण है दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम पेन यहाँ पे चेंज करेंगे और तब जो है कुछ मजा आने वाला है। चलो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। 16 नंबर सवाल यहाँ पे हमारा हो जाता है दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन है, अपचयन है, संचरण है और इनमें से
कोई नहीं है। तो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम क्या कहेंगे, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 बनाया कॉपर प्लस H2O में H2 का क्या हो रहा है। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पर H2 के साथ जो हो रहा है वो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, H2 के साथ जो हो रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर जो है वो है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाएंगे जो जल में घुलकर कुछ न कुछ दे, वो कुछ न कुछ क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो OH माइनस देता है। तो जो भी पदार्थ जल में घुलने के बाद OH माइनस देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो क्षार कहलाता है। 19 नंबर सवाल हमारा यहाँ पे है, खाद्य पदार्थों को डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो है वो टीन के बजाय जिंक का लेप क्यों चढ़ाते हैं दोस्तों। जिंक का लेप इसीलिए चढ़ाते हैं कि जिंक जो है, जिंक का लेप इसलिए क्या है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाते हैं, सॉरी, तो जिंक का लेप हम इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है और ये खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए हम जो है जिंक के बजाय जो है हम लोग टीन का लेप चढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है दोस्तों। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 6 से 6.8, 6 से 6.8 के बीच में हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु, धातु नहीं दोस्तों, धातु अगर यहाँ पे बोल दे तो हो जाएगा मरकरी। यहाँ पे पूछ रहा है अधातु, कौन सी अधातु जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में, धातु जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में दोस्तों, पारा जो होता है, मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, जैसा कि अभी हमने बताया। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोह को संक्षरित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होगा। लोहे के सतह पर हम लोग किसका लेप चढ़ाएंगे, तो लोहे के सतह पर हम लोग पेंट कर सकते हैं, क्रोमोलेपन कर सकते हैं, ये जो है लोहे के सतह पर हम कर सकते हैं। उसके बाद लेपन द्वारा कर सकते हैं लोहे के सतह पर। तो क्या कर सकते हैं जिसे लोहे बच सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अणु में हमारे 3 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोपेन है, C3H8 का संरचना सूत्र इसमें कौन सा होगा, C3 है और H जो है हमारा यहाँ पर 8 है और हो जाता है क्या, प्रोपेन हो जाता है, और इसकी संरचना सूत्र जो है हमको कौन आएगा, B आंसर इसका होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 26 नंबर आ जा रहा है। 26 नंबर है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपको याद होगी, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
अक्रिय तत्व कौन है? इसमें से अक्रिय तत्व दोस्तों हीलियम है, जो किसी से क्रिया नहीं करता है। 28 नंबर सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज की फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणु में जो है वो हाइड्रोजन की यहाँ पे बात हो रही, ग्लूकोज के अणु में सॉरी ऑक्सीजन की बात हो रही, तो ऑक्सीजन की 6 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ है 29 नंबर है और ये सवाल है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, एक तो टीबी होता है और एक जो होता है निमोनिया, ये दोनों के दोनों जो है, तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हमारा हो रहा है यहाँ पे। 30 नंबर सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, ये मानव हृदय का जो औसत जो प्रकुंचन दाब होता है, ये लगभग जो होता है वो 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm। 31 नंबर सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा अनुरक्षण का संतुलन करता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो लीवर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारा पर आ चुका है और 33 नंबर सवाल है दोस्तों। 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण दोस्तों पुंकेसर में बनते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो पुंकेसर में ही बनते हैं पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर यहाँ पे आ रहा है। 35 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में। दोस्तों कहाँ होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित हो जाता है? अंडाशय में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, इसका ऑप्शन कहाँ गया भाई? ऑप्शन तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आगे है। और कौन किया था वंशागत नियमों का प्रतिपादन दोस्तों? तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो कौन किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीट के पंख है और चमगादड़ के पंख है, किस तरह के अंग है? समजात है या असमजात है दोस्तों? तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना समवृत्ति अंग है। ये समवृत्ति, जैसा समजात और असमजात में थोड़ा जो है यहाँ पे घुमाने की कोशिश किया है, तो इसको समवृत्ति अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ यहाँ पर जो है वो है? तो डीडीटी जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? दोस्तों कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक ही सवाल होगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं इस सवाल के साथ, निम्नलिखित में कौन प्रकृति संसाधन नहीं है? तो बहुत ही आसान है और सरल सवाल है, जीवधारी जो है यहाँ पे प्रकृति संसाधन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ कैसा लगा आप सबको, आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन था, जो भी था बहुत आसान था। हमको लगता है कि इसमें से कुछ आपको मदद मिल सकती है, और अपना विचार अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।